के बारे में हम न्यूट्रोफिल्स के बारे में स्टडी कर रहे थे और न्यूट्रोफिल की हम बात करें तो ये किसका हिस्सा है, तो हम कह रहे हैं कि हम जो है वो डब्ल्यूबीसी के बारे में पढ़ रहे थे। न्यूट्रोफिल डब्ल्यूबीसी के बारे में हम लास्ट क्लास में स्टडी कर रहे थे। न्यूट्रोफिल डब्ल्यूबीसी के बारे में हमने कुछ जनरल पॉइंट्स पढ़े थे, जैसे हमने कहा था कि डब्ल्यूबीसी का अमाउंट लगभग 6000 से 8000 तक का इसका नंबर होता है। शेप इनका इरेगुलर होता है, फॉर्मेशन बोन मैरो में होता है और फॉर्मेशन इनका बोन मैरो में होता है। लाइफ स्पान इनका 12 से 15 डेज का होता है। ठीक है, डब्ल्यूबीसी का लाइफ स्पान कितने का होता है, तो 12 से 15 डेज का उसका लाइफ स्पान होता है। और ये मेजर दो टाइप्स के होते हैं, ग्रेनुलोसाइट्स एंड ए ग्रेनुलोसाइट्स। मेजर डब्ल्यूबीसी की बात करें तो डब्ल्यूबीसी टू टाइप्स के होते हैं, एक तो होते हैं ग्रेनुलोसाइट्स और दूसरे होते हैं ए ग्रेनुलोसाइट्स। अगर हम ग्रेनुलोसाइट्स की बात करें तो ग्रेनुलोसाइट में मैंने बताया कि उनके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स होते हैं। जिनके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स होते हैं, ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ऐसे टाइप के डब्ल्यूबीसी को हम ग्रेनुलोसाइट्स कहते हैं। और ग्रेनुलोसाइट्स में हमने तीन टाइप के डब्ल्यूबीसी के नाम लिखे, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल एंड इओसिनोफिल। ये हमने तीन टाइप के क्या लिखे, न्यूट्रोफिल ग्रेनुलोसाइट्स। और ए ग्रेनुलोसाइट्स की हम बात करें तो वहां पर हमने लिखा मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट। ओके, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट जो है वो हमने दो टाइप के क्या लिखे, डब्ल्यूबीसी लिखे। वॉइस क्लियर आ रहा है ना? यस सर। तो अब ए ग्रेनुलोसाइट्स में हमारे पास दो टाइप्स हो गए थे, दैट इज मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट। फिर उसके बाद में हमने स्टार्ट किया न्यूट्रोफिल्स के बारे में। न्यूट्रोफिल्स में हमने पहला पॉइंट पढ़ा था कि ये मोस्ट अबंडेंट डब्ल्यूबीसी होते हैं और इसका परसेंटेज होता है लगभग 60%। हमने लिखा है 60 से 65% तक क्या होते हैं, न्यूट्रोफिल्स होते हैं। ठीक है, ये आप वैल्यू ध्यान रखोगे। बुक में हालांकि 70% लिखा हुआ है, तो देखो 60, 62, 65 तक ठीक है चलेगा अगर, लेकिन आपको ये वैल्यू ध्यान रखनी है 60 to 65% मेजर। ठीक है, जब न्यूट्रोफिल का परसेंटेज आप मोस्ट अबंडेंट 60 से 65% इसकी वैल्यू लिखोगे अमाउंट। और ये जो डब्ल्यूबीसी होते हैं इनका वर्क क्या होता है, तो मैं फिर से याद दिला देता हूँ कि ये किस टाइप के सेल है, तो ये फेगोसाइटिक सेल्स है। ये कौन से सेल्स है, ये फेगोसाइटिक सेल्स है। आपको पता है फेगोसाइटिक सेल्स का मतलब ये होता है कि यह बैक्टीरियल सेल्स को एनगल्फ करने का काम करते हैं, बैक्टीरियल सेल्स को मारने का काम करते हैं। तो फेगोसाइटिक सेल्स के मैंने बारे में बताया कि दो टाइप के डब्ल्यूबीसी ऐसे होते हैं जो फेगोसाइटिक सेल्स होते हैं। फेगोसाइटिक सेल्स एक तो आ गए न्यूट्रोफिल और दूसरे होते हैं कौन से, मोनोसाइट्स, जो क्या करते हैं, बैक्टीरियल सेल को मारने का काम करते हैं, बैक्टीरियल सेल को एनगल्फ करने का काम करते हैं। कौन, न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट। उसके बाद में ये जो है न्यूट्रोफिल इसलिए लिखा है कि ना तो ये एसिडिक डाई से स्टेन किए जाते हैं और ना ही ये बेसिक डाई से स्टेन किए जाते हैं, इसलिए इनको क्या लिखा है, न्यूट्रोफिल। समझ रहे ना, न्यूट्रोफिल क्या लिखा है, ना तो एसिडिक डाई से स्टेन किए जाते हैं ना ही बेसिक डाई से हम स्टेन करते हैं, इसलिए हमको इनको क्या बोलते हैं, न्यूट्रोफिल इनको बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको, इनको हम न्यूट्रोफिल बोलते हैं। उसके बाद में ये काफी छोटे भी होते हैं, मतलब ये इस इनका छोटे क्या, इनका डब्ल्यूबीसी का शेप ही इस तरह से होता है अमीबॉइड शेप, कि ये जो है वो कैपिलरीज के अंदर चले जाते हैं और ये जो प्रॉपर्टी होती है इनकी वो क्या कहलाती है, डायपेडेसिस कहलाती है। इतनी सी बात आपको ध्यान में रखनी है कि ये जो है वो
कैपिलरीज के अंदर एंटर कर जाते हैं ड्यू टू अमीबॉइड शेप। ये प्रॉपर्टी क्या कहलाता है? इसे हम डायपेडेसिस कहते हैं। क्लियर इतनी सी बात? तो यहाँ तक ये चीजें आपको ध्यान रखनी है न्यूट्रोफिल्स के बारे में। मैंने आपको कल ही बताया था कि इस साल ही इसी से क्वेश्चन आया था कि न्यूट्रोफिल किस टाइप के सेल्स है, तो हमारा जवाब था वहां पर फेगोसाइटिक सेल्स। मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन आया था ब्लड सेल्स पर, जिसमें न्यूट्रोफिल किस टाइप के सेल है, तो हम कहेंगे कि यह फेगोसाइटिक सेल्स है। क्लियर? चलते हैं आगे। और इससे पहले आगे चलने से पहले एक चीज और, PMNL। आप देखोगे कि PMNL क्या है, तो इसका सिंपल सा नाम है पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट। पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट। देखो अगर इसको नाम से अगर ढंग से बहुत देर तक इस नाम को ढंग से दिमाग में लाते हो, तो इस नाम में लिखा हुआ क्या है? इस नाम में लिखा हुआ है पॉली मतलब मैनी, मॉर्फो मतलब मॉर्फोलॉजी, न्यूक्लियर मतलब न्यूक्लियस, और ल्यूकोसाइट मतलब WBC। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये लिखा हुआ है कि इनका जो न्यूक्लियस होता है ये मल्टी लोब्ड होता है। ठीक है, ग्रेनुलोसाइट्स जो होते हैं, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ PMNL में ग्रेनुलोसाइट्स। क्या लिख देता हूँ? ग्रेनुलोसाइट्स। कि ये जो ग्रेनुलोसाइट्स होते हैं ये कैसे होते हैं? तो मल्टी लोब्ड होते हैं। ग्रेनुलोसाइट्स कैसे होते हैं? तो हम कहेंगे कि ग्रेनुलोसाइट्स मल्टी लोब्ड होते हैं, इसलिए इनको क्या लिखा जाता है? PMNL पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स लिखा जाता है। ठीक है, कुछ बुक में सिर्फ WBC न्यूट्रोफिल में भी लिखा हुआ है, और कुछ बुक में सभी ग्रेनुलोसाइट को क्या कहा गया है? तो PMNL कहा गया है। जनरली क्या है कि यूसिनोफिल और बेसोफिल जो होते हैं वो 2 से 3 लोग होते हैं उनके न्यूक्लियस के, और बाकी के ज्यादा इसके ज्यादा होते हैं, इसलिए ऐसा लिखा गया है कि पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट। किसके लिए लिखा गया है? एंटायर ग्रेनुलोसाइट्स के लिए लिखा गया है। और कुछ बुक में आप ये भी देखेंगे कि सिर्फ न्यूट्रोफिल में ही लिखा हुआ है, यूसिनोफिल और उसमें नहीं लिखा हुआ है। उसमें ये लिखा हुआ है कि ये बाइलोब है, और उसमें वो लिखा हुआ है कि ये 2 से 3 लोग है। तो ऐसी चीज लिखी हुई है। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिए दोनों रीजन। और ग्रेनुलोसाइट्स का मतलब मैंने बताया कि इनके साइटोप्लाज्म में क्या होते हैं? ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इन्हें ग्रेनुलोसाइट्स कहते हैं। आगे चलता हूं मैं। आपको जहां भी कंफ्यूजन लगे, कोई डाउट लगे तो आप पूछ सकते हो। आगे चलते हैं। WBC के बाद आगे चलें। WBC की हम बात करें, WBC में सेकेंड टाइप है हमारे पास में, मैं लिख देता हूं इओसिनोफिल। इओसिनोफिल के बारे में हम स्टडी करते हैं। इओसिनोफिल, अगर हम इओसिनोफिल के परसेंटेज के बारे में बात करें तो इसका कितना परसेंट है? 2 से 3%। इओसिनोफिल कितने हैं? 2 से 3% होंगे। 1 से 2% वेरी कर सकता है इस पे, उसमें 5%, ज्यादा है तो 5%। ठीक है, तो 1 से 2% वेरी कर सकता है, लेकिन डाटा यही है 2 से 3% क्या होता है इनका अमाउंट होता है किसका? इओसिनोफिल का। इओसिनोफिल को हम किस डाई से स्टेन करते हैं? तो इसको इओसिन एसिडिक डाई से स्टेन किया जाता है। किससे स्टेन किया जाता है इसको? इओसिन डाई से। या ये जो इओसिन डाई है ये कैसी डाई है? एसिडिक डाई है। तो इओसिन एसिडिक डाई से इन्हें स्टेन किया जाता है, तब ये अपने रेड कलर के नजर आते हैं। ठीक है, इओसिनोफिल इओसिन डाई से इनको स्टेन करते हैं। इओसिन डाई कैसी डाई है? तो एसिडिक डाई है। कैसी है? एसिडिक डाई है। तो एसिडिक डाई इओसिन से इनको स्टेन करते हैं, इसलिए नाम दिया गया है इओसिनोफिल। आगे चलते हैं इओसिनोफिल में। हमने ये तो लिख दिया कि ये 2 से 3% होते हैं। उसके बाद इनका मेन फंक्शन क्या है? तो ये एलर्जी के समय क्या होता है? इनका नंबर क्या हो जाता है? इंक्रीज होता है। यानी कि अगर आपको एलर्जी से फाइट करना है तो उसमें किसकी संख्या बढ़ जाएगी? तो एलर्जी के समय इओसिनोफिल की संख्या क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी।
एलर्जी को रोकने के लिए कौन से प्रोडक्ट रिलीज किए जाते हैं? तो एंटी हिस्टामिनिक प्रोडक्ट रिलीज किए जाते हैं या एंटी हिस्टामिन सब्सटेंस रिलीज किया जाता है। तो एंटी हिस्टामिन जिसके लिए एलर्जी से लड़ने के लिए, ठीक है। तो ये भी इस बार इसी के लिए भी ये भी था क्वेश्चन में, न्यूट्रोफिल, एओसिनोफिल, बेसोफिल, तीनों का फंक्शन आप पूछे थे, ठीक है। न्यूट्रोफिल, एओसिनोफिल और लिम्फोसाइट, इन 4-5 डब्ल्यूबीसी में से 4 के ऑप्शन बनाए गए थे, ठीक है। तो एलर्जिक रिएक्शन में आपको पूछा जाए कि किसका नंबर बढ़ता है, तो हम कहेंगे एओसिनोफिल का नंबर बढ़ता है और ये एलर्जिक रिएक्शंस को फाइट करने में मदद करते हैं। हम एंटायर डब्ल्यूबीसी को सोल्जर्स ऑफ द बॉडी कहते हैं। एंटायर डब्ल्यूबीसी को हम क्या कहते हैं? सिंपली सोल्जर्स ऑफ द बॉडी एंड दे रेजिस्ट इंफेक्शन, वो इंफेक्शन से हमें बचाते हैं, ठीक है। आगे चलूं मैं, उसके बाद थर्ड टाइप में लिख रहा हूं यहाँ पर। थर्ड टाइप लिखा मैंने बेसोफिल। क्या लिखा मैंने? बेसोफिल। अगर हम बेसोफिल के परसेंटेज की बात करें तो बेसोफिल का परसेंटेज 0.5% टू 1% होता है। 0.5 से 1% क्या होते हैं? बेसोफिल होते हैं। इन्हें मिथाइलिन ब्लू, कौन सी डाई है? मिथाइलिन ब्लू नाम की कोई डाई है। मिथाइलिन ब्लू डाई से इनको स्टेन किया जाता है, इनको बेसोफिल को। और ये जो है वो कैसी डाई है? तो ये बेसिक डाई है, इसीलिए इनका नाम दिया है बेसोफिल। मिथाइलिन ब्लू बेसिक डाई से इनको स्टेन किया जाता है। उसके बाद में इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये सबसे लीस्ट डब्ल्यूबीसी, यानी कि सबसे कम आपको पूछा जाए कि डब्ल्यूबीसी कौन से होंगे, तो आप कहोगे कि सबसे कम डब्ल्यूबीसी जो होते हैं वो होते हैं हमारे पास में बेसोफिल। बेसोफिल जो है वो सबसे कम डब्ल्यूबीसी होते हैं। बेसोफिल सबसे कम डब्ल्यूबीसी होते हैं। लीस्ट काउंट किसका होता है डब्ल्यूबीसी में? तो हम कहेंगे बेसोफिल। उसके बाद में ये 3 टाइप के सब्सटेंसेस को रिलीज करने का काम करता है। एक तो हिपेरिन, दूसरा हिस्टामिन, तीसरा सेरोटोनिन, ठीक है। आपको ये क्वेश्चन है सीधा सा सिंपल सा। बेसोफिल में 3 चीजें रिलीज की जाती है, हिपेरिन, हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन। हिपेरिन, हिस्टामिन और सेरोटोनिन जो है ये बेसोफिल रिलीज करता है। अगर आपको मैं हिपेरिन का फंक्शन पूछूं तो हिपेरिन जो होता है ये क्या करता है? हिपेरिन, तो हिपेरिन इज अ एंटीकोएगुलेंट। एंटीकोएगुलेंट होता है यानी कि ब्लड का क्लॉट बनने नहीं देता है बॉडी के अंदर, हिपेरिन। उसके बाद अगर मैं हिस्टामिन की बात करूं तो हिस्टामिन जो है वो वैसोडाइलेटर है। हिस्टामिन क्या है? वैसोडाइलेटर। वैसोडाइलेटर का क्या मतलब हुआ? वैसोडाइलेटर का मतलब होता है ब्लड वेसल्स को डायलेट करने का काम करता है, एक्सपांड करने का काम करता है। कौन? हिस्टामिन। हिस्टामिन क्या है? वैसोडाइलेटर। हिस्टामिन क्या है? वैसोडाइलेटर। उसके बाद सेरोटोनिन जो है वो क्या है? वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर। सेरोटोनिन क्या है? वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर। कैसे ध्यान रखना है वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर और वैसोडाइलेटर के लिए? तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की सुप्रीम कोर्ट ध्यान रखोगे कि सुप्रीम कोर्ट क्या है, तो सेरोटोनिन क्या है? वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर। सेरोटोनिन क्या है? वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर। तो दूसरा हिस्टामिन कौन सा हो जाएगा? वैसोडाइलेटर। 2 कंफ्यूजिंग चीज होती है तो वहां पर हमें एक को याद करने से हमारे कंफ्यूजन थोड़े दूर हो जाते हैं। तो आप इसको ऐसे ध्यान रखिए कि सेरोटोनिन वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर है जबकि हिस्टामिन क्या है? वैसोडाइलेटर। सुप्रीम कोर्ट के नाम से ध्यान रखोगे तो कंफ्यूजन नहीं होगा। क्लियर है इतनी बात? तो इस तरह से मैंने इनका वर्क आपको बताया। किसी को भी कोई दिक्कत है तो पूछ सकता है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। इससे क्वेश्चंस कौन से आएंगे? तो ये लीस्ट काउंट वाला डब्ल्यूबीसी का क्वेश्चन बहुत फेवरेट है और इसमें कंफ्यूजन हमेशा बच्चे को किसमें रहेगा? तो बच्चे को कंफ्यूजन रहेगा बेसोफिल और इओसिनोफिल में। अगर ध्यान से नहीं पढ़ा है तो एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते हैं कि इओसिनोफिल है कि बेसोफिल, क्योंकि इनका नंबर बहुत नजदीक है। तो अच्छे से ध्यान रखना है कि बेसोफिल लिस्ट होते हैं और क्या चीजें इनमें रिलीज की जाती है? हिपेरिन,
anticoagulant, histamine is a vasodilator, and serotonin is a vasoconstrictor. That blood vessels को constrict करने का काम किसका है? सेरोटोनिन का। तो हिस्टामिन डायलेट करने का। चलिए लिख लीजिए, फिर आगे चलते हैं। इसी के साथ ग्रेनुलोसाइट्स पूरे हुए। सर हाँ जी बोलो। सर, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ WBCs मतलब वो डेंजरस होता है ना? देखो जो दो चीजें हैं, इसको पहले आपने लिखना नहीं है, मैं बताता हूँ। दो चीजें हैं इंक्रीजिंग WBC के लिए। एक तो सिंपल सा ये लिखा हुआ है कि इंक्रीजिंग WBC, तो WBC तो बढ़ेंगे, कब बढ़ेंगे? तो दो कंडीशन में WBC बढ़ते हैं। एक तो हमारे इन्फेक्शन के समय, इनको सिंपली हम ल्यूकोसाइटोसिस कहते हैं। और दूसरा हम कहेंगे WBC कब बढ़ते हैं? तो WBC इन्फेक्शन के समय बढ़ते हैं, और दूसरा एलर्जी के समय WBC इंक्रीज होते हैं। आपने कहा कि इन्फेक्शन के समय WBC बढ़ रहा है और WBC एलर्जी के समय बढ़ता है। यानी कि WBC जैसे 5-6 हजार से 8,000 है, या 6,000 से 10,000 तक है, तो इनका WBC का थोड़ा सा काउंट बढ़ जाता है। ठीक है, इसको हम सिंपली क्या कहते हैं? इन्हें हम सिंपली ल्यूकोसाइटोसिस कहते हैं। अगर अगर ये चीज, एक तो ये चीज हो गई, दूसरी ये चीज है कि अगर WBC की संख्या लाखों में हो जाए, अगर WBC की संख्या कहां पर चली जाए, लैक्स में चली जाए, तो इसे हम क्या कहेंगे? ल्यूकेमिया कहेंगे। और ल्यूकेमिया क्या है? तो ल्यूकेमिया को हम सिंपली क्या कहते हैं? ब्लड कैंसर कहते हैं। एंड ब्लड कैंसर यू नो इट इज अ वेरी डेंजरस। ब्लड कैंसर क्या होता है? बहुत डेंजरस होता है। तो सिंपल सा हम ये भी नहीं कह सकते कि WBC इंक्रीज डेड ब्लड कैंसर, नहीं। WBC तो इन्फेक्शन के समय में भी बढ़ेगा, WBC तो एलर्जी के समय भी बढ़ेगा। हम कहें कि WBC इंक्रीज इन वेरी लार्ज अमाउंट, तब वो क्या है? ल्यूकेमिया है। तब वो क्या है? ल्यूकेमिया है। और ये जो ल्यूकेमिया जो होता है, उसको हम सिंपली क्या कहते हैं? ब्लड कैंसर कहते हैं। और ल्यूकेमिया जब ब्लड जब कैंसर होता है, तो WBC सेल्स की ग्रोथ क्या होगी? बहुत ज्यादा होती है। जितनी चाहिए उससे कई ज्यादा होती है। तो उससे फिर धीरे धीरे वहां पर क्या बन जाएगा? बहुत सारे WBC धीरे धीरे ब्लड में वो क्लॉट बनना शुरू हो जाएगा एक तरफ से, तो ब्लॉक हो जाएगा और उसकी डेथ भी हो सकती है। क्लियर है? ओके सर। इसको हम ल्यूकोसाइटोसिस कहते हैं, इसको ल्यूकेमिया कहते हैं। और WBC की जो कम मात्रा होती है उसे हम ल्यूकोपेनिया कहते हैं। इसी तरह से RBC में एरिथ्रोसाइटोपेनिया, पॉलीसाइथेमिया इंक्रीज होता है, तो पॉलीसाइथेमिया कहते हैं RBC की। सर तो हाउ इज दिस ट्रीटेड? मतलब इसको ट्रीट कैसे किया जाता है, इसको ये इंक्रीज इन नंबर ऑफ WBCs को? तो ये ब्लड कैंसर है। अब कैंसर का जो हमारे पास जो ट्रीटमेंट है, जो कैंसर का ट्रीटमेंट है, वही यहाँ पर हम यूज करते हैं। जैसे कैंसर के हमारे पास अलग अलग ट्रीटमेंट है, जैसे कि हम फिजिकल मेथड और केमिकल मेथड से उसको ट्रीट कर सकते हैं। और सर टेम्परेरी इंक्रीज के लिए, क्या? मतलब इन्फेक्शन और जब एलर्जी होती है तब? तो हम नॉर्मली क्या करते हैं कि जो भी जो इन्फेक्शन, जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो हम एंटीबायोटिक्स देते हैं, ओके फिर सर। एंटीवायरल ड्रग्स भी है देते हैं, तो उससे जो है ये नॉर्मल ठीक हो जाता है। हाँ ये बढ़ता है, ये बढ़ता है इसलिए कि हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट कर सके। हाँ हाँ। तो इन्फेक्शन हुआ तो क्या हुआ? इन्फेक्शन हुआ मतलब बैक्टीरिया हमारे पास आया। अब ये तो इसलिए सही तो बढ़ रहा है ये, इसको बेचारे को मारना है, तो ये बढ़ जाता है। फिर जैसे बैक्टीरिया कम हो जाएगा, इसकी संख्या अपने आप कम हो जाएगी। हाँ हाँ। फिर आगे यस सर।
तो हमने 2 टाइप पढ़ लिए, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपको मैंने बताया है ए ग्रेनुलोसाइट। ए ग्रेनुलोसाइट में सिंपल से 2 टाइप के डब्ल्यूबीसी आते हैं, एक तो होते हैं मोनोसाइट और दूसरे होते हैं लिम्फोसाइट। 2 मिनट है, बने रहना। हमारे पास में ए ग्रेनुलोसाइट में 2 टाइप्स आते हैं, एक तो होता है ए ग्रेनुलोसाइट में मोनोसाइट और दूसरे होते हैं लिम्फोसाइट। मोनोसाइट जो है, मोनोसाइट ये होते हैं लगभग 6 to 8%, जबकि जो लिम्फोसाइट होते हैं वो 20 से 25% होते हैं। सिंपली ध्यान रखोगे MLA, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट आर ए ग्रेनुलोसाइट एंड रिमेनिंग 3 आर ग्रेनुलोसाइट। ए ग्रेनुलोसाइट्स कहने का मतलब ये हुआ कि इनका जो साइटोप्लाज्म होता है, उस साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स नहीं होते हैं। सर आपका वीडियो नहीं दिख रहा है। हाँ, वो लाइट चली गई है तो 2 मिनट आ जाएगी ना। ओके सर। तो सुनते रहो कि मोनोसाइट और लिम्फोसाइट क्या ना, हमारे गांव वाला विलेज एरिया पड़ता है ना, तो कभी कभार चली जाती है लाइट। चलो आगे, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट हमारे पास में क्या है, ए ग्रेनुलोसाइट। ये दोनों हमारे पास में ए ग्रेनुलोसाइट है, दैट इज मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट हमारे पास में क्या है, ए ग्रेनुलोसाइट। सबसे पहले मैं बात करूंगा मोनोसाइट्स की। मोनोसाइट्स की मैं बात करूं तो इनका परसेंटेज होता है लगभग 6 to 8% मोनोसाइट्स होते हैं। मोनोसाइट का काम क्या है, तो मैंने न्यूट्रोफिल पढ़ा है तभी बताया कि ये कैसे सेल्स है, तो हम कहते हैं कि ये फेगोसाइटिक सेल्स है। फेगोसाइटिक सेल्स का मतलब क्या है, दीज एनगल्स बैक्टीरिया, ये बैक्टीरियल सेल को एनगल्स करने का काम करते हैं, बैक्टीरियल सेल को डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं मोनोसाइट्स। फिर जब ये मोनोसाइट टिश्यूज में एंटर कर जाते हैं, वहां पर ये जो है वो क्या कहलाते हैं, इन्हीं सेल्स को हम क्या कहते हैं, मैक्रोफेजेस कहते हैं। ठीक है, जब ये क्या करते हैं, बहुत ज्यादा लार्ज साइज अटेन करते हैं, क्या है, इनकी साइज बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो इन्हें हम सिंपली क्या कहते हैं, मैक्रोफेजेस कहते हैं। कहां पर, ये टिश्यू सरफेस पर जाने के बाद। तो ये टिश्यूज में जाने के बाद इनकी साइज बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और तो इन्हें हम वहां पर क्या कहते हैं, मैक्रोफेजेस सेल्स कहते हैं। तो मैक्रोफेजेस भी क्या है, एक टाइप के मोनोसाइट्स है, जिनकी साइज बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इन्हीं मैक्रोफेजेस सेल्स को हम बोन्स में क्या कहते हैं, तो इन्हीं मैक्रोफेजेस सेल्स को हम बोन्स में कहते हैं ऑस्टियोक्लेस्ट। इन्हें हम लीवर में इन्हें हम कहते हैं कूफर सेल्स, और ब्रेन में हम कहते हैं माइक्रोग्लियोसाइट। ब्रेन में हम इन्हें क्या कहेंगे, माइक्रोग्लियोसाइट्स। और इनका फंक्शन क्या है, तो फेगोसाइटिक सेल्स। फंक्शन क्या है इनका, फेगोसाइटिक सेल्स। ये आपको इतनी सी बात ध्यान रखनी है मोनोसाइट्स के बारे में। फेगोसाइटिक सेल, मैक्रोफेजेस इन्हीं ही बोलते हैं, लार्ज साइज के कारण। बोन्स में इनको ऑस्टियोक्लास्ट सेल कहते हैं, लिवर में इनको कूफर सेल्स कहते हैं, और ब्रेन में इनको माइक्रोग्लियोसाइट्स कहते हैं। ऑस्टियोक्लास्ट, कूफर और माइक्रोग्लियोसाइट्स। नेक्स्ट अगला पॉइंट है हमारे पास में, सेकेंड टाइप है लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स का नंबर कितना होता है, तो ये होते हैं 20 से 25%। सिंपली आपको ध्यान रखना है लिम्फोसाइट के बारे में। 2 टाइप्स के लिम्फोसाइट होते हैं, एक तो होते हैं बी लिम्फोसाइट
और दूसरे होते हैं टी लिम्फोसाइट्स। एक को तो हम बोलते हैं बी लिम्फोसाइट्स और दूसरे को हम बोलते हैं टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट्स ऐसे लिम्फोसाइट्स है जिनका फॉर्मेशन कहां पर होता है, तो जिनका फॉर्मेशन बोन मैरो के अंदर होता है और इनका मैच्योरेशन कहां पर होता है, बोन मैरो में ही इनका मैच्योरेशन होता है। तो फॉर्मेशन भी बोन मैरो में, मैच्योरेशन भी बोन मैरो में, वो कौन से हैं, बी लिम्फोसाइट। उसी तरह से दूसरे टाइप के होते हैं दैट इज टी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट का फॉर्मेशन, यहाँ पर देखो फॉर्मेशन लिखा है, इसलिए यहाँ पर डायरेक्ट लिख रहा हूँ। इनका फॉर्मेशन कहां पर होता है, तो इनका फॉर्मेशन बोन मैरो में होता है। और अगर मैं इनकी मैच्योरेशन की बात करता हूं तो इनका मैच्योरेशन किसमें होता है, तो आप कहेंगे कि इनका मैच्योरेशन थाइमस ग्लैंड में होता है। ठीक है ना, थाइमस ग्लैंड का आपने नाम सुना ही है। ये थाइमस ग्लैंड के अंदर क्या होते हैं, मेच्योर होते हैं। तो टी लिम्फोसाइट का मैच्योरेशन कहां पर होता है, थाइमस ग्लैंड में होता है। और बी लिम्फोसाइट का मैच्योरेशन कहां पर होता है, बोन मैरो के अंदर। बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट, दो टाइप के लिम्फोसाइट हो गए। ये चीजें बेसिक, ये डिफरेंस आपको ध्यान रखना है। दैट इज इसका फॉर्मेशन, मैच्योरेशन भी बोन मैरो में होता है और फॉर्मेशन भी बोन मैरो में होता है, लेकिन इसका मैच्योरेशन थाइमस में होता है। इसी कारण से हमने यहाँ पर क्या लिखा है, टी लिम्फोसाइट लिखा है। ये जो बी लिम्फोसाइट है और टी लिम्फोसाइट है, सिंपली हम कहेंगे दीज हेल्प इन एंटीबॉडीज प्रोडक्शन, एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन करते हैं। आपको पता ही है कि एंटीजन के अगेंस्ट जो प्रोटीन मॉलिक्यूल जो बनता है, एंटीबॉडीज, वो क्या करते हैं, तो इन्फेक्शन के समय ये क्या करते हैं, बैक्टीरियल सेल या उनको क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं, है ना, जो भी फॉरेन पार्टिकल है। तो एंटीबॉडीज प्रोडक्शन में मदद करते हैं कौन, लिम्फोसाइट। डी लिम्फोसाइट आपको डिजीज में पढ़ा है कि ये ह्यूमरल इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। और टी लिम्फोसाइट जो है ये सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। टी लिम्फोसाइट कौन सी इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, तो ये सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। सिंपली आपने नाम सुना होगा टी लिम्फोसाइट के लिए टी हेल्पर सेल, यानी कि सेल लेवल पर ही क्या करते हैं, ये उसको डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं। तो ये कहलाती है सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। और ह्यूमरल इम्यूनिटी क्या होती है, तो बी लिम्फोसाइट क्या करता है, ब्लड के थ्रू अपनी एंटीबॉडीज जो है ये पहुंचाता है दूसरे पार्ट्स तक, और फिर वहां पर जाकर वो एंटीबॉडीज अपना काम करते हैं। ठीक है ना, तो वो ह्यूमरल इम्यूनिटी हो गई, ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो रही है। और ये सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी है, यानी कि सेल के लेवल पर ही क्या किया जाएगा, वहां पर उसको डिस्ट्रॉय किया जाएगा, दैट इज सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। और ये दोनों किस टाइप की इम्यूनिटी है, दीज आर ऑफ टाइप ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ये दोनों ही किसका टाइप है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी का टाइप है। इम्यूनिटी के हमारे पास दो टाइप होते हैं, इनेट इम्यूनिटी एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी का टाइप है, दैट इज ह्यूमरल इम्यूनिटी एंड सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। ठीक है, चलिए इसी के साथ में हमारे पास है लिम्फोसाइट्स के साथ डब्ल्यूबीसी फिनिश हुए। डब्ल्यूबीसी का नॉर्मल पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं, दैट इज इनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो इस तरह से ये डिफरेंट है, कलरलेस होते हैं, 6 to 8,000, फॉर्मेशन तो सभी का सेम ही है। उसके बाद में इनका लाइफ स्पैन तो 12 से 15 डेज का इनका लाइफ स्पैन होता है। दो टाइप के हो गई, ग्रेन्युलोसाइट, ए ग्रेन्युलोसाइट, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, यूसिनोफिल। मोस्ट एबंडेंट न्यूट्रोफिल, लीस्ट बेसोफिल। एनर्जी क्रिएशन में यूसिनोफिल, मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल का एक जैसा काम है, फेगोसाइटिक सेल, प्राइमरी लाइन ऑफ डिफेंस। डायपेटिस के लिए टर्म आता है न्यूट्रोफिल, और लिम्फोसाइट एंटीबॉडीज प्रोडक्शन। ओवरऑल इन्हें सोल्जर्स ऑफ बॉडी कहते हैं।
तीसरा टाइप है हमारे पास, दैट इज ब्लड प्लेटलेट्स। ब्लड प्लेटलेट्स, और ब्लड प्लेटलेट्स को हम क्या कहते हैं, तो इन्हें हम थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। ब्लड प्लेटलेट्स या हम इन्हें कहते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। ब्लड प्लेटलेट्स को सिंपली हम थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। ब्लड प्लेटलेट्स नंबर की हम बात करें तो इनका हम नंबर लिखेंगे 1.5 to 3.5 लाख। 1.5 to 3.5 लाख इनका नंबर होता है। न्यूक्लियस इनमें एब्सेंट होता है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। न्यूक्लियस क्या होता है, इनमें एब्सेंट होता है। सिर्फ डब्ल्यूबीसी में न्यूक्लियस होता है, आरबीसी में भी न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, मैच्योर आरबीसी में, और ब्लड प्लेटलेट्स में भी क्या होता है, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। फॉर्मेशन इनका भी बोन मैरो में ही होता है, और इनका फॉर्मेशन बोन मैरो में किससे होता है, तो मैं सिंपली कहूंगा मेगा कैरियोसाइट्स। मेगा कैरियोसाइट से क्या होता है, इनका फॉर्मेशन होता है। किससे फॉर्मेशन होता है, मेगा कैरियोसाइट से इनका फॉर्मेशन होता है, प्लेटलेट्स का। अब देखो आपके दिमाग में कंफ्यूजन आ रहा होगा कि सर आपने मेगा कैरियोसाइट लिखा है तो फिर न्यूक्लियस एब्सेंट क्यों कह रहे हो। ठीक है, देखो कैरियो का मतलब न्यूक्लियस है, तो ये न्यूक्लियस वाले सेल से बन रहे हैं, फिर भी ये बिना न्यूक्लियस वाले, क्यों, क्योंकि ये मेगा कैरियोसाइट जो है, लार्ज न्यूक्लियस वाले जो सेल्स होते हैं बोन मैरो में, उनके टूटने से जो साइटोप्लाज्मिक जो पार्ट होता है वहां से प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन होता है, इसलिए ये विदाउट न्यूक्लियस वाले सेल्स हैं। ठीक है ना, हालांकि हम ये कहेंगे कि मेगा से ही, मेगा कैरियोसाइट से ही फॉर्मेशन हो रहा है, लेकिन ये क्या होते हैं, न्यूक्लियस लेस होते हैं प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स जो है ये बहुत कॉमन है। इनका फंक्शन क्या है, तो हम कहते हैं क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन। क्या काम है इनका, ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन। ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन में मदद करते हैं कौन, प्लेटलेट्स। ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन में मदद करते हैं प्लेटलेट्स, और इनका जब नंबर कम हो जाता है तो इन्हें थ्रोम्बोसाइटोपेनिया कहते हैं, जिससे क्या होगा, ब्लीडिंग ज्यादा होगी और उसे हम हेमोरेज करेंगे। ठीक है, चलिए देख लीजिए इसको। नंबर न्यूक्लियस एब्सेंट और लाइफ स्पान कितना होता है, 8 to 9 डेज का, है ना। डब्ल्यू उसका होता है 120 डेज, फिर उस डब्ल्यूबीसी का हो गया हमारे पास 12 to 15 डेज, और इनका हम लिखेंगे 8 to 9 डेज। तो ये ब्लड सेल्स की कहानी खत्म हुई। आगे चलते हैं, ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन के बारे में स्टडी करते हैं। सिंपल सा हम कहेंगे ब्लड कोएगुलेशन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास ब्लड कोएगुलेशन। ब्लड कोएगुलेशन में 3 स्टेप्स होते हैं, जिसमें से एक स्टेप तो हम आज पढ़ेंगे, बाकी 2 स्टेप कल पढ़ेंगे। ब्लड कोएगुलेशन, ब्लड कोएगुलेशन क्या है, तो कभी भी हमारे कहीं भी चोट लग जाती है, 5 से 7 मिनट बाद, 5-7 मिनट बाद क्या होता है, हम देखते हैं कि वहां पर जिस जगह पर लगी है तो वहां पर रेडिश ब्राउन कलर का एक मैश लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। उस रेडिश ब्राउन स्ट्रक्चर, मैश लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, क्लॉट बोलते हैं। तो उस क्लॉट का फॉर्मेशन कैसे होता है, वो मैकेनिज्म हम यहाँ पर देखते हैं। अब जैसे टिश्यू है, डैमेज टिश्यू, जिस टिश्यू को हानि हुई है वो डैमेज टिश्यू,
और दूसरे होते हैं हमारे पास थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रोटीन, सॉरी ब्लड प्लेटलेट्स, ठीक है। तो हमारे पास डैमेज टिश्यू और ब्लड प्लेटलेट्स दो चीजें हो गई। डैमेज टिश्यू से हमारे पास क्या रिलीज होता है, तो थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज होते हैं, और यहाँ से भी क्या रिलीज होता है, इन प्लेटलेट्स के फटने से भी। प्लेटलेट्स कैसे फटते हैं, तो जब ये एयर के कांटेक्ट में आते हैं तो फट जाते हैं, एयर के कांटेक्ट में आएंगे तो बेचारे फट जाएंगे, तो फट गए। थ्रोम्बोप्लास्टिन इन्होंने भी रिलीज किया, इन्होंने भी रिलीज किया। ये जो थ्रोम्बोप्लास्टिन होता है, ये थ्रोम्बोप्लास्टिन किस आयन की प्रेजेंस में, कैल्शियम आयन Ca+2। ये थ्रोम्बोप्लास्टिन Ca+2 कैल्शियम आयन और क्लॉटिंग फैक्टर 8 एंड क्लॉटिंग फैक्टर 10। कल मैंने आपको बताया था क्लॉटिंग फैक्टर्स कहां पर होते हैं, प्लाज्मा में, नंबर 1 से 30। बुक में एक लाइन में तो 12 लिखा हुआ है, दूसरी लाइन में 13 लिखा हुआ है, तो 1 से 30 में, ठीक है। 8 और 10 क्या है, ये 8 और 10 क्या है, क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 8 है ना, समझ जाओगे ना, क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 8 और क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 10। और कैल्शियम 2+ आयन की प्रेजेंस में ये किसका फॉर्मेशन करते हैं, प्रोथ्रोम्बिन का फॉर्मेशन करते हैं। किसका फॉर्मेशन करते हैं, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर का फॉर्मेशन करते हैं। किसका फॉर्मेशन करते हैं, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर का फॉर्मेशन करते हैं। अब हमारे पास में इसकी हेडिंग क्या हो जाएगी, तो फर्स्ट स्टेप की हेडिंग क्या है, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। हमने बना दिया प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। अब आपको एक चीज और है, रामबाण है, प्रो जिसके आगे आ जाता है वो इनएक्टिव होता है, और दूसरी चीज है जन जब आ जाता है तब भी वो क्या है, इनएक्टिव है। जन और प्रो वाले आपको पहचानना है कि वो इनएक्टिव होते हैं, जैसे ट्रिप्सिनोजन, एंजाइम अपने डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत एंजाइम पड़ते हैं। ट्रिप्सिनोजन तो वो इनएक्टिव होता है, बाद में एक्टिवेट किया जाता है ट्रिप्सिन में। प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज को एक्टिवेट किया जाता है किसमें, कार्बोक्सीपेप्टिडेज। तो उसी तरह से यहाँ पर मैंने लिखा है प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर का मतलब क्या हुआ, एक्टिवेटर का मतलब होता है एक्टिवेट करने वाला। किसको एक्टिवेट करेगा, तो आपने कहा कि वो प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिवेट करेगा, यानी कि यहाँ पर जो सब्सटेंस बना है वो ऐसा सब्सटेंस है जो क्या करता है, प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिवेट करने का काम करता है। लिख लीजिए इस स्टेप को, फिर बाकी के 2 स्टेप्स हम नेक्स्ट क्लास में रीड करेंगे। तो नानी आपको पेपर मिल गए हमारे चैनल से कि नहीं मिले, चलिए लिख देना, फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर, डैमेज टिश्यू से थ्रोम्बोप्लास्टिन, ब्लड प्लेटलेट से थ्रोम्बोप्लास्टिन, कैल्शियम 2+ आयन, क्लॉटिंग फैक्टर 8, क्लॉटिंग फैक्टर 10, इसका फॉर्मेशन करते हैं, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर का फॉर्मेशन करते हैं। ये प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर जो है फिर आगे किसको एक्टिवेट करेगा, प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिवेट करने का काम है इसका, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर।
ठीक है ना। आपको नहीं भी मिला हो पेपर तो फिर से देखना आप इसको, तो वहां पर मिल जाएगा CPC एजुकेशन बायोलॉजी पेपर पार्ट 1 एंड 2, तो आपको वहां पर प्लेलिस्ट में जाके देखोगे तब भी मिल जाएंगे, और ऐसे भी आप देखोगे तो मिल जाएंगे। और भी कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हो, चैप्टर को पढ़ते रहना, जो भी डाउट है पूछना। और कोई भी टॉपिक हम छोड़ेंगे नहीं, जैसे आपको लग रहा होगा कि रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, मैंने कहा है कि मैं साथ में पढ़ाऊंगा रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स के बाद में आपको सर्कुलेटरी डिसऑर्डर्स, जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा तब। और मैंने आपको कह के ही कहा है कि सिंगल सर्कुलेशन और डबल सर्कुलेशन जैसे ही हार्ट पढ़ लेंगे उसके बाद सिंगल सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन, कार्डियक साइकिल और उस तरह से आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना। इसके अलावा और कुछ चीजें हो तो पूछ लेना। इनके अलावा कोई भी टॉपिक में आपको डाउट है तो वो आप पूछ सकते। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। वेलकम।